कुरुक्षेत्र चल रहा था। कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ था वो चल रहा था, जिसमें हमने पद संख्या 9 तक पूरी व्याख्याएं पढ़ ली थी। आज हम पद संख्या 10 की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें देखो रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं। इसमें रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं उसके बारे में आज हम जानकारी करते हैं। चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। तो देखो रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं। चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान। सबसे पहले तो आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पद का अंश है वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग से क्या है लिया गया है। छठे सर्ग से लिया गया है। इस रचना में देखो क्या बताया गया है कि विश्वव्यापी युद्ध और शांति की ज्वलंत समस्या पर क्या किया गया है, विचार मंथन किया गया है। यहाँ कवि ने बुद्धि विलास की अपेक्षा हृदय की कोमल भावनाओं को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कवि ने किसका प्रयास किया है, बुद्धि विलास की अपेक्षा हृदय की जो कोमल भावनाएं होती हैं उनको रेखांकित करने का कवि यहाँ पर प्रयास करता है। और कवि क्या कह रहा है कि आज मनुष्य को चांदनी रात की जो संगीतात्मक स्वर लहरियां हैं उनकी क्या है आवश्यकता है। चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान। आज मनुष्य को किसकी आवश्यकता है, चांदनी रात की संगीतात्मक स्वर लहरियों की आवश्यकता है। प्रातः काल जैसी मधुर मुस्कान भी क्या क्या है उसको चाहिए। कुछ भोर की मुस्कान, भोर क्या है प्रातः काल, तो प्रातः काल जैसी मधुर मुस्कान भी क्या है उसको चाहिए। अर्थात गीत संगीत से सजी चांदनी रातें और हंसता मुस्कुराता सवेरा क्या होता है, मनुष्य के जीवन में खुशियों का क्या करता है आदान कर सकता है। मनुष्य के जीवन में खुशियां कौन प्रदान कर सकता है, चांदनी की रागनी। मतलब क्या कह सकते हैं, गीत संगीत से सजी चांदनी रातें और हंसता हुआ क्या मुस्कुराता सवेरा मनुष्य के जीवन में क्या कर सकता है, खुशियों का आदान कर सकता है। मस्ती में भरी कल कल करती हुई नदी का मधुर संगीत मनुष्य की हृदय तंत्री को क्या कर सकता है, जागृत कर सकता है। नींद में धुली हुई बहती नदी का गान, जो नदी का गान होता है, नदी का गान क्या है, मस्ती में भरी कल कल बहती सरिता का मधुर संगीत मनुष्य की हृदय तंत्री को जागृत कर सकता है। और आगे क्या कहते हैं, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज। तो इसका क्या मतलब है कि चटक कर जो फूल फूल बनती कलियों के रंग का रहस्य और पत्तियों पर सुशोभित प्रातःकालीन ओस की चमकीली बूंदें। प्रातःकालीन पत्तियों पर क्या आ जाती हैं, ओस की बूंदें आ जाती हैं। पत्तियों पर गूंजती कुछ कुछ ओस की आवाज। सर्दियों में देखा होगा आपने, कोहरा पड़ता है फिर ओस होती है, वो पत्तियों पर क्या दिखाई देती है, हमको दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, नदी का तो मधुर संगीत मनुष्य की हृदय तंत्री को जागृत कर सकता है। चटक कर फूल की कलियों के रंग का रहस्य और पत्तियों पर सुशोभित प्रातःकालीन ओस की क्या है चमकीली बूंदें क्या करती हैं, मनुष्य की सब पीड़ाओं का क्या कर देती हैं, उपचार कर देती हैं। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, ये क्या कर देती है, मनुष्य की सब पीड़ाओं का, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, मनुष्य की जो सारी पीड़ाएं उसका उपचार कर देती हैं। यही नहीं, आसपास के पीड़ितों की आंखों से भी क्या कर देती हैं, आंखों से बहने वाले आंसुओं से भी उसके हृदय में संवेदना का क्या है ज्वार उमड़ना चाहिए। फूलों की महक आकुल अंतर से निकली टीस के प्रति उसे क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, विशेष में हम क्या कह सकते हैं, कवि का कहना है कि मनुष्य को अपने परिवेश के प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। दीन दुखियों
दीन दुखियों के आंसू पोंछ कर ही मनुष्य क्या कर सकता है, वास्तविक प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। मनुष्य वास्तविक प्रसन्नता का अनुभव कर कब कर सकता है, दीन दुखियों के आंसू पोंछ कर ही। भावाभिव्यक्ति दार्शनिकता से क्या हो गई है, कुछ बोझिल हो गई है। अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है, मानवीकरण अलंकार देखा जा सकता है, क्योंकि प्रकृति पर क्या है, मानव का आरोप, मतलब प्रकृति के द्वारा मानवोचित गुणों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। उल्लेख आदि अलंकारों का प्रयोग देखा जा सकता है। और इन पंक्तियों में हमको क्या दिखाई देती है, छायावाद की प्रवृत्ति झलकती हुई दिखाई देती है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी, उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया था। ये क्या थी, छायावाद की प्रवृत्ति थी, जो हमको इन पंक्तियों में दिखाई देती है। इसकी मैं एक बार व्याख्या और कर देती हूँ कि आज मनुष्य क्या है, चांदनी रात की चांद चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान। आज मनुष्य क्या है, चांदनी रात की संगीतात्मक स्वर लहरियों की क्या है, मनुष्य को आवश्यकता है। प्रातःकालीन जैसी मधुर मुस्कान भी क्या है, उसको चाहिए। कुछ भोर की मुस्कान, प्रातःकालीन मधुर मुस्कान भी उसको चाहिए। नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, और उसको क्या चाहिए, गीत संगीत से, और उसको क्या चाहिए, मस्ती से भरी कल कल बहती हुई सरिता का मधुर संगीत मनुष्य की क्या कर देता है, हृदय तंत्री को क्या कर देता है, झंकृत कर सकता है। नींद में भूली हुई, जो कि नींद में भी मनुष्य को क्या कर देती है, झंकृत कर देती है। हृदय तंत्री को क्या कर देती है, झंकृत कर देती है। चटक कर फूल से बनती कलियों के रंग का रहस्य, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का रहस्य। कली कब खिलती है, चटक कर खिलती है। तो कवि का अभिप्राय क्या है, यहाँ पर चटक कर फूल से बनती कलियों के रंग का रहस्य, और पत्तियों पर सुशोभित प्रातःकालीन ओस की चमकीली बूंदें क्या करती हैं, मनुष्य की सब पीड़ाओं का उपचार कर देती हैं। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर। मनुष्य की पत्तियों पर सुशोभित प्रातःकालीन ओस की चमकीली बूंदें मनुष्य की सब पीड़ाओं का उपचार कर देती हैं। यही नहीं, आसपास के पीड़ितों की आंखों से बहने वाले आंसुओं से भी उसके हृदय में क्या होना चाहिए, संवेदना का ज्वार उमड़ना चाहिए। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, फूलों की महक। और कभी क्या कहना चाहता है, आकुल अंतर से निकली टीस के प्रति उसे क्या होना चाहिए, फूलों की महक, फूल की रस में बसी और रसों के प्रति उसे क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। भीगी हुई जंजीर अर्थात उसका हृदय कैसा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। विशेष में मैंने आपको बता दिया, इसमें अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, और हमको क्या दिखाई देता है, इसमें उल्लेख अलंकार का प्रयोग भी दिखाई देता है। और इसमें हमको छायावाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है छायावाद की प्रवृत्ति, क्योंकि प्रकृति का यहाँ मानवीकरण किया गया है, इसलिए हमको क्या दिखाई देती है, छायावाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अब हम पद संख्या 11 देखने जा रहे हैं। इसमें देखो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहना चाहते हैं। धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियां कुछ शाम, कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये प्रस्तुत पंक्तियां किससे ली गई हैं। तो ये प्रस्तुत पंक्तियां किससे ली गई हैं, धूम क्या होता है, धुआं होता है। क्या होता है, धूम कोलाहल है ना, ये धूम क्या होता है, धुआं होता है। कोलाहल क्या होता है, शोर होता है। थकावट धूल के उस पार, और शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार। शीत क्या होती है, शीतल होती है। मंदगामी क्या होती है, धीरे धीरे बहने वाली। धार किसको कहते हैं, हम धारा को कहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या बतानी पड़ेंगी कि ये प्रस्तुत पंक्तियां किससे ली गई हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग से ली गई हैं। इस कृति में क्या बताया गया है कि विश्वव्यापी युद्ध और शांति की समस्या पर क्या किया गया है, विश्लेषण किया गया है और विवेचन किया गया है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य उन्नति की आपाधापी को छोड़कर प्रकृति
की गोदी में कुछ समय गुजारकर अपने जीवन में सुख शांति ला सकता है। इसमें देखो कितनी अच्छी बात रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य आज किस में खो गया है, प्रगति की आपाधापी में खोता जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उन्नति की आपाधापी को छोड़कर उसको क्या करना चाहिए? प्रकृति की गोदी में कुछ समय गुजारना चाहिए और अपने जीवन को क्या करना चाहिए? सुख शांति प्रदान करनी चाहिए। इसलिए तो जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं? घूमने निकल जाते हैं। उससे क्या है? उनको मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो नई जनरेशन है वो घूमना क्यों पसंद करती है? आजकल हमारे इतनी अशांति है चारों ओर, हर कोई परेशान है, कोई आज के समय में सुखी नहीं है। तो वो अपने जीवन में कुछ सुकून के पल ढूंढने के लिए क्या करते हैं? घूमने चले जाते हैं। उससे क्या है? उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो देखो इसमें देखो अब इसकी हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं? मनुष्य जीवन के गोरख धंधों में फंसा रहने के कारण क्या है? बहुत दुखी है। धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार मनुष्य क्या है? किसमें फंसा हुआ है? जीवन के गोरख धंधों में फंसा रहने के कारण बहुत दुखी है। वैज्ञानिक उन्नति के कारण वह धुएं शोर और धूल मिट्टी में सना थकावट अनुभव कर रहा है। वह थकावट क्यों अनुभव कर रहा है? वैज्ञानिक उन्नति के कारण। अब देखो अरावली श्रृंखला विवाद चल रहा है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रगति के चक्कर में क्या है? हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो कि गलत है। प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आजकल अरावली पर भी बहुत ज्यादा अरावली का टॉपिक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है? हर कोई चाहता है कि हमारी अरावली बचनी चाहिए। अरावली में अवैध खनन को रोकना चाहिए, क्योंकि इस अरावली से ही हमारा जीवन है। तो इसलिए वैज्ञानिक उन्नति के कारण क्या है? वह चारों ओर धुएं शोर और धूल मिट्टी में सना थकावट क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार। अतः इस व्यस्त जीवन में क्या होना चाहिए? कुछ पल बचाकर उसे शीतल मंद पवन और कल कल बहती सरिता के कूलों पर क्या है? आराम करने की आवश्यकता है। अर्थात उसे प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, उसको इसकी जरूरत है। वृक्ष के नीचे जहां मन को मिले विश्राम, वृक्ष के नीचे जहां मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहां कुछ छुट्टियां कुछ शाम। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। वृक्षों की ठंडी छाया में उसके मन को सुकून मिल सकता है। जीवन की आपाधापी से छुटकारा पाकर उसे कुछ समय प्रकृति की गोद में बैठकर बिताना चाहिए, जहां दीन दुनिया के चक्कर से निजात पाकर वह कुछ पल क्या कर सके? चैन से बिता सके। आदमी काटे जहां कुछ छुट्टियां कुछ शाम, कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन। ये जो कर्म कर रहा है मनुष्य, इससे कुछ समय अपने लिए निकाल कर हो जहां पर बैठ नए कुछ पल स्वयं में लीन, कुछ अपने बारे में सोचने के लिए वो प्रकृति के बीच बैठे और इस सब से क्या करे? इस दुनिया के चक्कर से निजात पाकर वह कुछ पल चैन से बिता सके। अब इसमें विशेष में हम क्या लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक युग में मनुष्य क्या है? यंत्रवत कार्यरत रहता है। अतः उसे मन की शांति के लिए एकांत प्रकृति की गोद में क्या होना चाहिए? विश्राम करना चाहिए। प्रकृति की गोद में ही विश्राम करना चाहिए। इसकी भाषा कैसी है? सरल है और भावों के अनुकूल है। जीवन में क्रियाशीलता के साथ साथ मनोरंजन की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। मेन उद्देश्य कवि का क्या है कि जीवन में क्रियाशीलता तो होती ही है, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? मनोरंजन की आवश्यकता भी होनी चाहिए। अगला देखते हैं। अब देखो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं। फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु। फूल सा एकांत में, एकांत क्या होता है? जहाँ कोई भी नहीं होता है। उर क्या है? हृदय के लिए आया है। और तोलने के हेतु अर्थात मूल्यांकन करने के लिए। ये तोलने के हेतु है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फूल सा एकांत में उर तोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई, नहीं ये खोलने के हेतु है। उर मतलब हृदय, हृदय तो खोला ही जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। और खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु। तो इसमें देखो सबसे पहले तो आपको प्रसंग बताना पड़ेगा। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग से लिया गया है। इस कृति में वर्तमान विश्व की युद्ध और शांति संबंधी स्थिति पर क्या किया गया है? गहन चिंतन कवि ने प्रस्तुत किया है कि जीवन में भौतिक उन्नति के अतिरिक्त प्यार प्रेम
और संवेदनशीलता की क्या है, बहुत आवश्यकता है। इसलिए कवि क्या कह रहा है कि मनुष्य को क्या होना चाहिए, जीवन के कोलाहल से दूर किसी एकांत स्थान पर बैठकर शांति पूर्वक कुछ समय क्या करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। फूल सा एकांत में और खोलने के हेतु, और मतलब अपना हृदय, हृदय रूपी, और किसके लिए आया है, हृदय के लिए। हृदय के लिए मनुष्य को जीवन के कोलाहल से दूर किसी एकांत स्थान पर बैठकर शांति पूर्वक कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। उसे सायकाल अपने दिन भर किए गए क्रियाकलापों का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु मूल्यांकन करना चाहिए, दिन भर किए किए गए कार्यकलापों के लिए, अर्थात उसे विचार करना चाहिए कि आज उसने क्या खोया है और क्या पाया है। तो इसमें देखो विशेष में हम क्या लिख सकते हैं, मनुष्य को मशीनी जिंदगी से दूर भावनात्मक जीवन जीने की क्या है, आवश्यकता है, जो कि आज मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। वो कैसा जीवन जी रहा है, मशीनी जिंदगी जी रहा है, तो उसे भावनात्मक जीवन जीने की आवश्यकता है। इसकी भाषा कैसी है, सहज है, सरल है और भावों के अनुकूल है, और इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब आगे देखो इसमें क्या बताया गया है, ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है दे, देवता है मांगते मन के लिए लघु देह। ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है दे। समुचित क्या होता है, उचित होता है, देह मतलब शरीर होता है, देवता है मांगते मन के लिए लघु गेह। लघु गेह का मतलब होता है छोटा घर। तो सबसे पहले हमको यही बतानी पड़ेगी कि ये पंक्तियां किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की हैं, और किससे ली गई हैं, कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। इस कृति में क्या है, विश्वव्यापी युद्ध एवं शांति की विकट समस्या पर क्या किया गया है, गहन मंथन किया गया है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर क्या कर रहे हैं, चिंतन व्यक्त कर रहे हैं। इन पंक्तियों का क्या आशय है कि मनुष्य ने वैज्ञानिक उन्नति के बल पर क्या कर लिया है, बहुत सुख सुविधाओं को क्या कर लिया है, भोगा है। ले चुकी सुख भाग समुचित हो अधिक है दे। मनुष्य ने वैज्ञानिक उन्नति के बल पर क्या कर लिया है, बहुत अधिक सुख सुविधाओं को भोगा है। अब उसके मन में क्या है, दया ममता प्रेम जैसे कोमल भावों को जागृत होने की जरूरत है। देवता है मांगते मन के लिए लघु गेह। मन के लिए क्या मांग रहे हैं, एक छोटा घर मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि अब मनुष्य के लिए मन में दया ममता प्रेम जैसे कोमल भावों का जागृत होना जरूरी है। तो इसकी व्याख्या हम क्या कह सकते हैं, कवि कहना चाहता है कि आधुनिक युग ने मनुष्य ने शारीरिक उपभोग के लिए बेशुमार क्या कर लिए हैं, साधन जुटाए हैं। भौतिक धन संपदा के बल पर वह अनेक सुख साधनों का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, किंतु उसके हृदय में देवता के लिए क्या है, कोई स्थान नहीं है। देवता के लिए क्या है, कोई स्थान नहीं है। जबकि उसके अंदर क्या होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, आदि उदात्त भावों को भी उसके हृदय में क्या मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। विशेष में हम क्या लिख सकते हैं, केवल भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाती। कभी क्या कह रहे हैं कि केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाती। जीवन को सफल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, आदि उदात्त भावों का होना भी आवश्यक है। तभी तो कबीर जी ने देखो क्या कहा है, जा घट प्रेम न संचिरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस ले तू बिन प्राण। और इसकी हम भाषा क्या कह सकते हैं, सहज है, सरल है, भाव के अनुकूल भाषा शैली है, सटीक शब्द चयन से अभिव्यक्ति क्या हो गई है, सशक्त हो गई है। तो आज मैंने आपको कौन सी व्याख्या करा दी, 10 पद की पूरी व्याख्या करा दी। इसके अलावा 11 पद की व्याख्या करा दी। छोटे छोटे 2 पद बीच में दे रखे थे, उनकी भी मैंने आज आपको व्याख्या करा दी। कल की वीडियो में हम पद संख्या 12 13 और जहां तक संभव हुआ तो मैं 14 की भी आपको व्याख्या करा दूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।